हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जी के। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कॉमन बीमारी हो गया है लो बैक आर्च। ठीक है, इससे लोअर एरिया में जिसको पेन होती है, बैक साइड में पेन होता है। ठीक है, आज उस पर हम बात करेंगे। आप हमेशा पर्चे पर किसी डॉक्टर को दिखाने जाते होंगे, चाहे आर्थो न्यूरो को दिखाने जाते होंगे, तो आपके पर्चे पर लिखा होता है डायबिटीज या LBA। ठीक है, या प्रोलैप्स डिस्क। ठीक है, ऐसे कुछ लिखे रहते हैं पर्चे पे हिस्ट्री में ऊपर, या LBA 3 अक्षर का नाम लिखा रहता है। आज उसी पर चर्चा करेंगे। डायबिटीज, LBA, लो बैक पेन, LBP, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर लिखते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि भाग दौड़ के कारण, या बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, या बाइक चला रहे हैं, या ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, या ऑफिस के काम कर रहे हैं। ठीक है, आजकल रूटीन है सारी कोविड के बाद से चेंज हो गई है। कोविड के बाद से बहुत देखने को आया है डायबिटीज, प्रोलैप्स, इन्वर्टेबल डिस्क होता क्या है। अपनी बीमारी के बारे में जाने, आज इसी पर हम बात करेंगे। डायबिटीज क्या है और हर्निएशन डिस्क क्या है, प्रोलैप्स क्या है, और जानेंगे बहुत सारी स्पाइन के बारे में बातें। आज हम सिर्फ बात करेंगे डायबिटीज, जिसको बोलते हैं, आपको हमेशा पर्चा पर लिखा मिल जाएगा। जो कमर से पीड़ित होंगे, समस्या से जूझ रहे होंगे, उनके पर्चे पे LBP या LBA लिखा रहेगा। ठीक है, या ब्रैकेट में PIBD लिखा होगा। ठीक है, या तो इन्वर्टेबल डिस्क जो होता है ना, प्रोलैप्स कर जाती है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PIBD। तो इसको LBA भी करते हैं, लो बैक आर्च जिसको बोलते हैं। और LBP कहीं लिखा रहता है, इसी को बोलते हैं लो बैक पेन, LBP शॉर्ट फॉर्म है इसका। चलिए आज इसे हम डिटेल में जानेंगे। आपकी बीमारी PIBD क्या है। आप सोचते होंगे, दिमाग में चल रहा है PIBD होता क्या है, आपने नेट पर सर्च किया होगा, लेकिन समझ नहीं आता होगा। लेकिन आज इसी पर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, हिंदी में, सिंपल भाषा में, कि आपकी बीमारी PIBD है क्या, क्यों होती है, कारण क्या है, इसके उपाय क्या है, लक्षण क्या है, क्यों हो जाता है, प्रिकॉशंस क्या है, फिजियोथेरेपी क्या है, मेडिसिन क्या है, ढेर सारी बातों का आज इसमें चर्चा करेंगे। क्यों हमें फिजियोथेरेपी लेनी है, क्यों हमको न्यूरो से दिखाना है, क्यों हमको आर्थो से दिखाना है। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कृपया ध्यान से सुनना है। अपनी बीमारी के बारे में जानकारी रखनी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ध्यान रखें। और चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करें। PIBD क्या है। बहुत लोग दिमाग में क्वेश्चन चल रही है, PIBD क्या है। PIBD का फुल फॉर्म हिंदी में जानेंगे, इसका अर्थ क्या है, PIBD की शुरुआत कैसे हुई। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं PIBD का फुल फॉर्म क्या है, PIBD होता क्या है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, पूरी जानकारी सरल भाषा में हिंदी में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, PIBD फुल फॉर्म अब हिंदी में इसका पूरा इतिहास जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। PIBD का फुल फॉर्म होता है प्रोलैप्स इनवर्टेबल डिस्क होती है, और हिंदी में भी इसे प्रोलैप्स इनवर्टेबल डिस्क के नाम से हिंदी में भी लिखा जाता है। PIBD का पूर्णतः रूप प्रोलैप्स इनवर्टेबल डिस्क है, जो PIBD इसका शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, और इसका अर्थ हिंदी में होता है एनरस फाइब्रोसिस। जी हाँ, एनरस फाइब्रोसिस में किनारे के माध्यम से न्यूक्लियस होती है, जो ऊपर वीडियो में दिख रहा होगा, वीडियो में न्यूक्लियस पल्पोसस होता है। न्यूक्लियस पल्पोसस का फैलाव होता है, वो फैलाव बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे ऊपर वीडियो में दिख रही होगी, ऊपर इमेज में, इसके 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं, एक उभरा हुआ, एक फैला हुआ, एक बाहर निकल जाता है, और दूसरी होती है जो जपती है। ठीक है, दूसरा, इसके 4 चरण होते हैं। आज हम बात करेंगे इसका 4 चरण। इसका उभरा हुआ प्रारंभिक चरण है, और इसका चरण में डिस्क खिंचाव जाती है, डिस्क जो है खिंच जाती है, और दबाव से राहत मिलने पर पूरी तरह से अपने सामान्य आकार में वापस नहीं आती है। यह डिस्क के एक तरफ से थोड़ा सा उभार रखता है या उभर जाती है, और आंतरिक डिस्क के कुछ तंतुओं को तोड़ देता है, या फोड़ा जा सकता है, या फोड़ देता है। तो जो छोटी सी सर्जरी होती है, इसको फोड़ करके निकाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं स्पाइन जो सर्जरी में आती है। इस पर डिटेल में बात करेंगे आगे चल के।
इसमें क्या होती है कि डिस्क जो होती है, जो ऊपर वीडियो में देख रहे हुए, डिस्क के बीच में जो तरल पदार्थ होती है उसको डिस्क बोलते हैं, जो ऊपर वर्टिब्री होती है हार्ट शेप में, जैसे हम ये बिस्किट कर सकते हैं, क्रीम वाले बिस्किट, सेम उसी को इमेजिन करिए। तो वो जो होता है अंदर की जेली, नरम जेली, उसको नाभिक पल्पोसस कहा जाता है। डिस्क के तंतु होते हैं जो बाहर की तरफ फैली होती है, जिसको हम नस बोलते हैं, तंतु को जैसे तंत्रिका बोलते हैं, लेकिन डिस्क बाहर नहीं है, अलग फैलाव है, ठीक है, अलग एक इसका फैलाव है। इस तरह के स्तर पर भार बहुत प्रमुख है और नरम जेली केंद्रीय बाहरी तंतुओं के अंदरूनी किनारे में फैला हो गया है, जो फैला हुआ है तंत्रिका में जो डिस्क होते हैं, जो पीछे उसका डिस्क पीछे तो तंत्रिका होती है, उसी का डिस्क जो है जब कंप्रेशन पड़ता है तो पीछे जा करके कंप्रेस करके दबा देता है। और जो शीर्ष डिस्क फाइबर जो है वो डैमेज हो जाती है, मसल्स डैमेज हो जाते हैं, और एक चरण में इसको बोलते हैं एक हर्निएटेड स्पाइनल डिस्क इसको बोलते हैं। नरम जेली जो होती है, नरम जेली डिस्क से पूरी तरह से बाहर निकल गई है और अब डिस्क फाइबर से बाहर निकल रही है और सिक्वेंटेशन चरण में कुछ जेली सामग्री डिस्क से अलग हो रही है। इसे ऊपर देख रहे होंगे आसपास का क्षेत्रपूर्ण डिस्क, जिसे आमतौर पर डिस्क या स्लिप डिस्क बोल सकते हैं या कहा जा सकता है। तो डिस्क के अंदरूनी नरम हिस्से का हिस्सा न्यूक्लियस पल्पोसस जिसको बोलते हैं, डिस्क के बाहर हिस्से को कमजोर के कारण हर्निएशन निकल आता है, हर्निएशन बाहर निकल आता है। व्हाट इज पीआईबीटी, तो पीआईबीटी क्या होती है हिंदी में जानेंगे। वो तो रही सिंपल सी बेसिक नॉलेज। अब जानेंगे कि क्या होता है हिंदी में। जो एक डिस्क होता है, जो स्लिप डिस्क बोलते हैं, अक्सर गंभीर मामले में, पीठ के मामले में हिस्से में दर्द बना रहता है या कारण बन सकती है। डिस्क अक्सर तंत्रिका जड़ को दबाती है, जो मैंने पहले भी रिपीट किया, पीछे जो नसें होती है उनको कंप्रेस करती है, तंत्रिका उसको बोलते हैं हिंदी में, जिससे पैर में दर्द और अन्य लक्षण हो सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में लक्षण के कई हफ्तों में धीरे धीरे कम हो जाते हैं। सामान्य सलाह यह है कि जितना हो सके सामान्य रूप से जारी रखें। दर्द निवारक दवाएं मदद कर सकती है और रीढ़ की हड्डी में हेरफेर जैसे शारीरिक उपचार जैसे फिजियोथेरेपी भी मदद कर सकती है। फिजियोथेरेपी बहुत ही कामगार है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिजियोथेरेपी इसके बारे में एक्सरसाइज बताएंगे आगे। यदि ये लक्षण बने रहते हैं तो सर्जरी का एक ही विकल्प हो सकता है। जैसे मान लीजिए हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता ये बीमारी बढ़ती जा रही है, ठीक नहीं हो रही है, 1 साल हो गई है, तो इसका लास्ट विकल्प बनता है सर्जरी। लेकिन पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे कि फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आपको 2 हफ्ते या 3 हफ्ते करने के बाद नहीं आराम हो गई तो वैसे दर्द बना रहता है तो लास्ट में सर्जरी तो जरूर ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें हम फिजियोथेरेपी कुछ नहीं कर सकते। अगर बना रहता तो ऐसा केस देखा नहीं गया है, ऐसा केसेस में हम जिसका सर्जरी तक आ चुके हैं, ऐसे ऐसे टेक्निक आ गई है फिजियोथेरेपी में जो सर्जरी तक को हम लोग बचा लिए हैं, रिकवर कर लिए हैं 2 महीने में, 3 महीने में या 8 हफ्ते में हमने उसको रिकवर कर लिया। ऐसा मतलब एक पेशेंट थी मेरे पास जो मुंबई हो गया, नानावटी हुआ, मैक्स होता, पता नहीं क्यों उससे हॉस्पिटल में कंसल्ट की तो उसको सर्जरी से डर लगता था। किसी ने बताया मुझे, उनको आसपास पड़ोसी ने, किसी रिश्तेदार ने बताया मुझे कि परसों से मिलिए, आप एक बार समझ लिए उनसे क्या है, वो सर्जरी नहीं कराना चाहते। मेरे पास आई तो उनको MRI हुआ था, जैसे ऊपर देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह का कंडीशन हुआ था उनको, तो उसमें स्पेस कम हो गए थे। जब मेरा ट्रीटमेंट देने के बाद, एक्सरसाइज कराने के बाद, मतलब मान के चलिए 7-8 हफ्ते के बाद जब MRI हुआ तो नॉर्मल हुआ, दूर तो कहीं नाता नहीं रहा कि स्लिप डिस्क कहाँ गया या PVD प्रोलैप्स इनवर्टेब्रल डिस्क जो है वो कहाँ चला गया। नॉर्मल, सारी स्पेस नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस केस में पहले होता था कि फिजियोथेरेपी नहीं डेवलप थी, अब तकनीकी उतने डेवलप नहीं थे, अब धीरे धीरे डेवलप हो गए हैं कि बहुत घातक बीमारियाँ जैसे स्पाइन की सर्जरी, जैसे अब सर्जरी तक पहुँच गए हैं, उसको ठीक किया जा सकता है फिजियोथेरेपी से। जब आपके पास स्लिप डिस्क होती है तो डिस्क वास्तव में स्लिप नहीं होती है। क्या होता है कि डिस्क की जो अंदरूनी जो नरम परतें होती है, जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस मैंने अभी पिछली लाइन में बताया
न्यूक्लियस पल्पोसस होती है, सॉरी, पल्पोसस का वो हिस्सा डिस्क के बाहर हिस्से में कमजोर के कारण बाहर निकल आता है। ठीक है, जो डिस्क है, डिस्क के जो पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकल आता है। पोलैप डिस्क को कभी कभी हर्निएशन डिस्क भी कहा जाता है। उभरी हुई डिस्क रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी से आने वाली तंत्रिका जैसे आसपास की संरचना जो है उस पर दबाव डाल सकती है या दबाव डालती है, तो जिसे बोलते हैं नस दब रही है, सूजन आ गया है, तंत्रिका से परेशान कर सकती है, या परेशान हो रहे हैं, दर्द बढ़ रही है तो आप दवा खा भी रहे होंगे, तो इसी सूजन को पैदा करती है, जिसे बोलते हैं कि अकड़ गया है या मसल्स में पेन आ गई है, स्टिलिक सम आ गया है, सिंपल भाषा में उस तंत्रिका जब दबाती है। तो रीढ़ की कोई भी डिस्क आगे बढ़ सकती है। हालांकि अधिकांश प्रोलैप्स डिस्क पीठ के पीछे निचले हिस्से में होती है, जो एलएस स्पाइन बोलते हैं या एलबीए कहते हैं। अभी मैंने चर्चा किया इंट्रोडक्शन में। प्रोलैप्स के आधार पर ये आकार भिन्न हो सकता है। एक नियम के रूप में जितना बड़ा प्रोलैप्स होगा उतने बड़े लक्षण गंभीर होंगे, उतने बड़े परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी, उतनी बड़ी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। स्लिप डिस्क एक ऐसा शब्द है जो पीठ दर्द से पीड़ित लोगों में आमतौर पर सुना जाता है। मतलब कह सकते हैं कोविड के बाद से हर 10 मरीज में 6 मरीज कमर दर्द से परेशान हैं, बाकी के घुटने और कंधे दर्द से, सर्वाइकल से परेशान हैं। चलिए क्या कर सकते हैं। लोगों में आमतौर पर यह सुना जाता है कि पीठ में अक्सर दर्द बनता है। पहले से ही लगभग 70% आबादी को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार पीठ दर्द से पीड़ित होने की सूचना जरूर मिलती है। स्लिप डिस्क या डिस्क का फैलाव या पीएवीडी इस एलबीपी के संभावित कारणों में सबसे बड़ा हिस्सा बनता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे कशेरुक जो है, स्तंभ, स्पाइन, मौजूद डिस्क जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, लचीली हो जाती हैं और सख्त होने लगते हैं, जिससे दर्द के कारण हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं, उठ बैठ नहीं पाते हैं, करवट नहीं घूम पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक हर्निएशन डिस्क का आंतरिक तनाव या चोट के कारण हो सकती है। हालांकि जैसे जैसे डिस्क का अधःपतन उम्र के साथ साथ बढ़ता है, तो कुछ लोगों में अधिक मामूली परिश्रम या मोड़ने से हर्निएशन डिस्क का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमने बताया घूम रहे हैं या झटके से उठ गए, तो इसमें हर्निएशन डिस्क या प्रोलैप्स डिस्क का सामना करना पड़ सकता है। पीआईडी पूर्ण रूप से प्रोलैप्स इनवर्टिब्रल डिस्क है, मतलब पूर्ण रूप से पीआईडी को प्रोलैप्स इनवर्टिब्रल डिस्क है। इस पीआईडी का अर्थ आमतौर पर एनस फाइब्रोसिस कहते हैं, जो एनस फाइब्रोसिस के किनारे के माध्यम से न्यूक्लियस पल्पोसस का उभार या बाहर निकलना, यही है कंप्रेशन करना नस नर्व को। सामान्य तौर पर यह पीआईडी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे अभी हमने पहले चर्चा किया। उभरा हुआ, सिक्वेशनल, फैलाव या बाहर निकलना, यह चरण के आधार पर भिन्न होता है, और जो समान रूप से वापस नहीं जाता है तो इसे उभरा हुआ कहा जाता है। हालांकि अगर कभी इस तरह का दबाव दिया जाए या किसी चीज़ का समान रूप से, अगर मान लीजिए हमने दबाव दिया, ठीक है, अगर अचानक खड़े हुए हमने चिलिक आ गया तो मोड़ते हैं तो बहुत भयानक पेन होती है, बहुत दर्द होती है। यह सामान्य नहीं होता है, ठीक है, यह सामान्य हो ही नहीं सकता। जो प्रोलैप्स हर्निएशन डिस्क है, जो हर्निएटेड है या एक्सटेंडेड जो है, पीआईडी का एक सामान्य रूप से सामना की जाने वाली दैनिक इकाई है या बीमारी है या डिजीज बोल सकते हैं। पीआईडी का अर्थ है प्रोलैप्स इनवर्टिब्रल डिस्क, मतलब या एनस फाइब्रोसिस। जो एनस फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस में किनारे के माध्यम से न्यूक्लियस जो पल्पोसस है उसका उभार या पिछले चरण में डिस्क का खिंचाव होता है, और जो सामान्य रूप से
वापस नहीं जाता है या वापस नहीं आता है और इसे उभरा हुआ कहा जाता है। यह आंतरिक डिस्क को फाड़ देता है। जो अंदर की डिस्क होती है, जो अंदर की न्यूक्लियस प्रोसेस होता है, जो बाहर थोड़ा सा उससे हार्ड सरफेस होती है डिस्क जो होती है, उसको फाड़ देता है। फाड़ करके डिस्क फाइबर में फैल जाता है, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है। जो हार्ड सरफेस है वो रोक के रखता है। इसके अलावा यह आंतरिक डिस्क को फाड़ देता है, जिससे न्यूक्लियस प्रोसेस बाहर डिस्क को फाइबर में फैल जाता है, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता। दूसरा स्तर फैला होता है जो सर्वविदित है और नरम जेली डिस्क फाइबर है, जो अंदरूनी किनारे फैल जाता है या फैल जाती है। जो शेष है तीसरा कुछ ऐसा है जिससे नरम जेली पूरी तरह से डिस्क फाइबर से बाहर निकलती है और बाहर खड़ी होती है। अंतिम स्तर पर जो जेली है अपने क्षेत्र से टूट जाते हैं, जेली क्षेत्र से टूट जाते हैं और तंतु के आसपास क्षेत्र को में चले जाते हैं। जैसा कि ऊपर वीडियो में देख रहे हैं कि तंतु जो जेली है बाहर निकल करके नस में कंप्रेस होती है और फैल जाती है। इस तंतु के आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। ऊपर पेल प्रोसेस अवस्था में नरम जेली का भीतर या भीतरी भाग बाहर की ओर कमजोर के कारण उभार और बाहर निकल जाता है। स्लिप डिस्क किसे कहते हैं या किसे मिलती है, किस उम्र में मिलती है, आज हम इसको बात करेंगे कि इस हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है हमारी बीमारी के बारे में। आजकल तो कोई उम्र नहीं दिख रही है, ज़्यादातर छोटे बच्चों में मिल जा रहा है, या कह सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं 15 साल 20 साल के ऊपर के जो बच्चे, उनमें भी आ जाती है। तो पीठ दर्द के दौरे बहुत आम हो गए हैं। हालांकि अचानक शुरुआती तीव्र पीठ दर्द के 20 में से एक से कम मामले स्लिप डिस्क या प्रोलैप्स डिस्क के कारण होते हैं। पीठ दर्द के अधिकांश मामले को साधारणतः पीठ के निचले हिस्से में दर्द के रूप में हमेशा देखा गया। ऐसा माना जाता है कि यह एक मांसपेशी लिगामेंट या पीठ के अन्य संरचना में एक छोटी सी समस्या का कारण होता है। उदाहरण के लिए बैक पेन, LBA एक्सेट्रा कह सकते हैं, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के पीठ दर्द होते हैं जो प्रोलैप्स डिस्क विकसित करते हैं। सबसे आम उम्र तभी होता है जैसे 30 से 50 के बीच में जब हम होते हैं, हमारी उम्र होती है उस समय ये 20 साल से कम उम्र जो 30 साल से 50 साल के बीच में होते हैं उनको यह होता है। जैसे गलत पोस्चर, गलत रहन सहन, गलत खान पान, गलत सीटिंग। जैसे मैं बैठा हूँ तो मैं स्ट्रेट बैठा हूँ, मेरे स्पाइन में कर्व है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं झुक के बैठते हैं, ऐसे स्पाइन हमारी कर्व हो जाती है, जबकि ये गलत पोस्चर होती है, ठीक है। तो इसमें अधिकतर 30 से 50 वर्ष में देखा गया। बहुत कम बीमारी देखा गया है जो कम एज है, जैसे 20 के अंदर है, 20 के अंदर है। इन लोगों में बीमारी कम होती है क्योंकि ये यंग है, इनके मांसपेशियां मजबूत हैं, अभी डेवलप कर रही हैं। और किसी बच्चों में 20 की एज के अंडर हैं, ठीक है, अगर उनके पेट में दर्द होती है, किसी प्रकार का कारण होता है, इस या गर्दन से लेकर के पीठ में किसी प्रकार की दिक्कतें होती है, तो पीडियाट्रिक से दिखाएं, किसी डॉक्टर से सलाह लें। ना कि ये PID या हर्निया डिस्क हो सकता है, और भी कारणें हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में 30 से 50 के बीच में ही अक्सर देखा जाता है, बच्चों में नहीं देखा। स्लिप डिस्क का कारण क्या है, क्यों PID हो जाता है, आज इसका मतलब जानेंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि कुछ लोग स्लिप डिस्क, पल्पोसस डिस्क, ठीक है, जो प्रोलैप्स डिस्क होता है, विकसित करते रहते हैं और उनमें भले ही वे एक काम करते हों या 2 काम करते हों या हज़ारों काम करते हों, उस कंडीशन में एक ही तरह की वस्तु को उठाते हों, ऐसा लगता है कि प्रभावित डिस्क के बाहरी हिस्से में कुछ मामलों को कमजोरी होती है। लेकिन जिस समय मान लीजिए हम एक काम को कर रहे हैं, कोई भार उठा रहे हैं, अचानक कभी पेन आ गया,
तो कुछ देर हम आराम किए, सीधा रहिए, आराम हो गया। लेकिन उसको नज़रअंदाज करके लोग फिर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान देना है, नज़रअंदाज वो लोग नहीं करेंगे। कई बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग कई बार ऐसा होता है कि जब हम छींकते हैं या अजीब से झोंकते हैं, ठीक है, या ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, किसी भी कंडीशन में हम झोंकते हैं तो अजीब तरीके से, तो उस आंतरिक दबाव के कारण हमारे पीठ में या डिस्क में पेन होने लगती है, पीठ में दर्द होने लगती है। ये आंतरिक दबाव कारण हो सकता है, या डिस्क कमज़ोर होने के कारण बहुत हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपको झुकना मना है, सख्त मना है। मैं हमेशा से, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ झुकना मना है, डोंट फॉरवर्ड, अवॉइड फॉरवर्डिंग बेंडिंग। मैं बोलता हूँ हमेशा, मतलब झुकना मना है, झुक के काम नहीं करना है, पलथी मार कर नहीं बैठना है। तो इस कंडीशन में इसके बहुत सारे पर्याप्त कारण हो सकते हैं प्रोलैप्स के, जो प्रोलैप्स डिस्क के विकास, जो जोखिम को बढ़ावा देने वाले कारण भी शामिल है। एक नौकरी जिसमें बहुत अधिकांश भार उठाना, एक नौकरी है जैसे हम नहीं बताया कि पहले अभी वीडियो में कि ऐसा काम हो सकता है जैसे नौकरी हो गया, कोई भी जॉब हो गई, भारी सामान उठाना है। दूसरा कारण ये है, एक नौकरी जिसमें बहुत अत्यधिक बैठना है, जैसे मैं बैठ के अभी बक 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 कर रहा हूँ। हो सकता है किसी को बोरिंग लगती होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बता रहा हूँ। तो इसमें हो सकता है जैसे स्पोर्ट में खेल कूद करना, या उठना, अचानक से बैठ जाना, या जिम्नास्टिक हो गए, उनको हमेशा होता है। या अत्यधिक वजन, या धूम्रपान करना, या मोटापा हो गया। मोटापे के कारण हमारी स्पाइन पे ज़्यादा कंप्रेशन पड़ती है, क्योंकि हमारी स्पाइन और घुटना दो ही मेन चीज़ है कि हमारे शरीर का भार रुकी रहती है उसी पर। और बढ़ती उम्र, ठीक है, डिजेनरेटिव चेंजेस, जैसे से जैसे से उम्र बढ़ती है वैसे से हमारे डिस्क कमज़ोर होती जाते हैं। कह सकते हैं कि कुछ लोगों में ये लक्षण नहीं होते हैं। सही सुना आपने, कुछ लोगों में ये लक्षण नहीं होते हैं। शोध अध्ययन जहाँ बड़ी संख्या में लोगों पर नियमित रूप से स्कैन किया जा रहा है, किए गए हैं, उसमें दिखाया गया कि कुछ लोगों में बिना किसी लक्षण के भी पीठ में ये दर्द स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बिना किसी लक्षण के एक आगे को बढ़ा हुआ हिस्सा डिस्क होता है, बिना कोई लक्षण का, ना झुका, ना कोई भारी वजन उठाया, नॉर्मली अपना रूटीन का डेली वर्क किया, ऐसा कोई काम भी नहीं है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें डिस्क उभर जाती है, या चेंजिंग की वजह से माउंट बिगड़ जाते हैं, तो उभरे हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा माना गया कि मुख्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि जो लक्षण है मुख्य तौर पे तब होते हैं जब प्रोलैप्स तंत्रिका पर दबाव डालता है या परेशान करता है। ऐसा स्पाइन की जो वर्टिब्रे है ना, तो कई बार होता है घिसते घिसते दब जाती हैं, तो वो डिस्क क्या होती है, घिसते घिसते घिस जाती है, पतली हो जाती है। इस कंडीशन में उसमें कारण नहीं पता चलता है किस कारण से हुआ, या चले या वजन उठाए, ऐसा कुछ नहीं, कोई कारण नहीं होता है। ये नसों से दूर हो सकती है, अगर दबता है तो नसों से दूर हो सकते हैं, और मामूली या कोई लक्षण पैदा नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए नॉर्मल डिस्क है और हड्डियां गल भी रही हैं, तो ज़्यादातर केस में उनको पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या हो रही है। जब ऐसा कोई काम अचानक करते हैं तब बीमारी पैदा कर सकती है। लेकिन अदरवाइज सीधा है, झुक के काम नहीं कर रहे हैं और ऐसा झटके से मोड़ नहीं रहे हैं, आराम से कोई काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो तुम मेंटेन रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादातर मामलों में लक्षणों से कुछ हफ्तों में सुधार हो जाती है। जो ज़्यादातर मामले होते हैं कि लक्षणों से पता चल जाता है कि जैसे फिजिकल हम लोग टेस्ट करते हैं फिजियोथेरेपी में, या ऑर्थोपेडिक टेस्ट करते हैं, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, ऐसा जो भी है ऐसा चेक करते हैं, तो वो ऐसा टेस्ट किया था तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ पीआईबीडी है, प्रोलैप्स डिस्क है, या डिस्क बढ़ जाए, या हर्निया सा। तो ऐसे बार बार, ठीक है, अगर सुधार नहीं होता है, ठीक है, मान लीजिए अगर कुछ हफ्तों में पता चल जाता है और नहीं पता चलता है, ऐसा कंडीशन में पता लगाने के लिए कुछ डायग्नोसिस होते हैं, डायग्नोसिस प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। जैसे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से आ रही है, अगर आ रही है तो पर्टिकुलर एरियाज कहाँ से आ रही है, तो बार बार उससे एमआरआई स्कैन करके शोध के अध्यक्षों को पता लगाया जाता है, जो एमआरआई कराया जाता है। तो एमआरआई स्कैन करके शोध अध्ययनों से पता चलता है कि डिस्क का उभरा हुआ हिस्सा ज़्यादातर मामलों पूरी तरह से चले जाते हैं। प्रत्येक 100 में से 50 लोगों में 10 दिनों के भीतर सुधार आ जाता है, और 100 में से 75 लोग 4 हफ्ते के बाद भी सुधार आ जाती है। जो भी
फिजियोथेरेपी है, जो फिजियोथेरेपी है, जो भी फिजियोथेरेपी लेते हैं 4 हफ्ते 8 हफ्ते में सुधार होता है। जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि 4 हफ्ते 8 हफ्ते में सुधार आ जाता है। स्लिप डिस्क वाले प्रत्येक व्यक्ति 100 में से केवल 2 लोगों में से, जो 2 लोग होते हैं 12 हफ्ते के बाद भी दर्द बना रहता है, इतना भयानक होता है कि उनको सर्जरी करानी ही पड़ सकती है। प्रोलैप्स डिस्क या पीआईबीटी क्या है, इस वीडियो में हम पीआईबीटी के बारे में बात किए हैं। प्रोलैप्स डिस्क या पीआईबीटी क्या है इसका अंतर जानेंगे इसके दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, पीआईबीटी पार्ट 2 में, ठीक है। उसमें जोड़ा जाएगा प्रोलैप्स वर्सेस पीआईबीटी डिफरेंशिएट, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी या लगा कि हाँ मेरे अपने बीमारी के बारे में जानकारी हो गया है, क्यों होता है, लक्षण क्या है, क्यों हो जाती है, क्या हमारे कारण है, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, कई बार होती है कि लक्षण पता भी नहीं चलता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर अपने बीमारी के बारे में जान गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सगे संबंधियों को वीडियो ही शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जाने कि हमारी बीमारी के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, ताकि हमारी बीमारी क्या चीज़ है। मैं तो कोशिश किया हूँ आपको समझाने की। अगर अपनी बीमारी के बारे में जानकारी हो गई हो और प्रोलैप्स डिस्क जानना हो या पीआईबीटी मंत्र जानना हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो आपके अगल बगल पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको पीआईबीटी है उनको भी बताएं इस वीडियो के माध्यम से कि ये देखो तुम्हारी बीमारी क्या है, उनको समझाइए। और दवा खाते थक गए हैं, आप किडनी को इफेक्ट करते हैं, तो ऐसे में क्या करना है कि जो लोग समझते हैं कि फिजियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट ही नहीं, फिजियोथेरेपी जो इसकी 4 साल की पढ़ाई होती है, मैं इसको वीडियो में एक बना दूंगा। फिजियोथेरेपी कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या होता है, क्या पढ़ाई होती है, मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन सबसे अहम बात कि फिजियोथेरेपी भी एक डॉक्टर होते हैं, ठीक है। और लोग सोचते हैं कि हम दवा खा कर ठीक हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिजियोथेरेपी जो मेडिसिन है आपको अंदर से वो आराम देता है, नसों को आराम देती है। अब फिजियोथेरेपी है, फिजिकल वर्क कराती है, फिजिकल एक्टिविटी कराती है। हफ्ते 2 हफ्ते में आप लगते हैं रिकवर होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने भी कई ट्रीटमेंट किया है बहुत लोगों को, तो वो हफ्ता 2 हफ्ते में रिजल्ट आना चालू हो जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूरो आर्थो के ही पास हैं, तो एक बार पहले फिजियोथेरेपिस्ट भी कंसल्ट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी एक डॉक्टर होते हैं, उनका भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल फिजियोथेरेपी जो है वो भी क्लिनिक से चलाते हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है। और कोई डॉक्टर फिजियोथेरेपी लिखता है तो समझिए आपको जिम्मेदार मिल गया है, आप खुश होइए कि डॉक्टर फिजियोथेरेपी लिख दिया, अब मैं रिकवर हो जाऊँगा, सर्जरी मुझे नहीं करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान है इस चीज़ को, फिजियोथेरेपी को डॉक्टर ही समझे, ना कि ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट समझेंगे, उसको डॉक्टर नहीं समझेंगे, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि हमको सर्जरी कराना ही पड़ेगा। अगर उसके साथ मिसबिहेव हुआ फिजियोथेरेपी के साथ, वो ट्रीटमेंट मानेंगे और अच्छे से बात नहीं करेंगे। अगर अच्छे से बात करते हैं तो आपको 100% ठीक करने का कोशिश करेगा, ठीक है। और कुछ उपाय बताएगा घर के लिए, जो वर्क के लिए, जो एक्टिव एक्सरसाइज, पैसिव एक्सरसाइज तो अपने यहाँ कराएगा, लेकिन एक्टिव एक्सरसाइज को बताएगा घर पे करने के लिए। आप 100% गारंटी के साथ, अगर सर्जरी के नज़दीक आ चुके हैं स्पाइन से, तो फिजियोथेरेपी आपको सर्जरी से बाहर निकाल देगा। आपने बहुत आर्टिकल पढ़ते होंगे, देखे भी होंगे, यूट्यूब पे देख भी रहे होंगे, वो न्यू टाइम्स जो है उसमें छपती रहती है, ठीक है। फिजियोथेरेपी ने किया, फिजियोथेरेपी ने किया, हमारे इंडिया में छपती है खबर, ठीक है। बहुत ऐसे फिजियोथेरेपी, जैसे मैं हूँ, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ तो मेरा नहीं छपता, हम लोग छोटे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी को इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। मैं तो बहुत लोगों को ठीक किया हूँ, जैसे जो लोग नहीं समझ पाते हैं मैं उनको समझाता भी हूँ, ठीक है। फिजियोथेरेपी नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, आपको आराम मिल जाएगा, हफ्ते 2 हफ्ते में रिकवरी होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ आ गई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ऐसे ही बने रहें। आप नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।